नमस्कार, मैं राजवीर सिंह हूं और पावर फाइल्स के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पावर फाइल्स जो हमारा नया शो है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या है। तो पावर फाइल्स एक ऐसा प्रोग्राम है इंटरव्यू बेस्ड, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के चर्चित व सीनियर आईएएस आईपीएसओं के इंटरव्यू करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति वो क्या सोच रखते हैं वो जानते हैं, उनकी कार्यशैली क्या है उस पर चर्चा करते हैं। और कोशिश होती है हमारी कि जो ऐसे चर्चित अधिकारी हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम ऐसे अधिकारियों के जो चर्चित हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं पर चर्चा करें, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बातों को पहुँचाएँ। तो आज हमारे साथ पावर फाइल्स के इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस के रवींद्र नायक साहब हैं। के रवींद्र नायक साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इसके साथ ही साथ के रवींद्र नायक की चर्चा अक्सर आप देखते होंगे, इनकी कार्यशैली भी बहुत अलग है और लगातार चर्चा में भी रहते हैं अपने कामकाज को लेकर। तो नायक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू राजवीर जी। सर, पहली बात तो ये कि आप साउथ के रहने वाले हैं और जो मैंने पढ़ा, आने के पहले मैंने पढ़ा आपके बारे में, तो आपका जो गृह जनपद है महबूब नगर है, जो अब तेलंगाना में है, कभी आंध्रा में हुआ करता था। तो लोग अक्सर आपसे जुड़े हुए लोग जानना चाहते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा आपका, आपने यूपीएससी की कैसे तैयारी की, किन अभावों में तैयारी की। चूँकि मुझे जो जानकारी मिली कि आप फार्मर फैमिली से हैं, आपके पिताजी किसान हैं, और तो आप थोड़ा लोगों से बताएं, लोग जानना चाहते हैं, आप इस पर चर्चा करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं सर और कैसे यूपीएससी में आए। देखिए, आप जो बताए थे कि महबूब नगर अभी तेलंगाना में है, वहाँ के रहने वाला हूँ। और जब पढ़ाई करते थे, जहाँ भी जो भी एजुकेशन करते थे, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और जो भी डिग्री करते थे, जो भी क्वालिफिकेशन पढ़ाई करते थे, वहाँ हम अच्छे मतलब मेरिटोरियस, मतलब कुछ मेरिटोरियस में हम एक रहते थे। तो जब हमारा कोई भी पेरेंट्स का सपना होता है तो कुछ अच्छे बन के दिखाएं, तो वहाँ जब विलेज पे कभी एक आध बार कलेक्टर आए थे एक आध बार, तो उसको देखने के बाद में इस पद के लिए क्या करना होगा। मैं जब हाई स्कूल पास था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो पेरेंट्स ने कहा कि तो उसके पेरेंट्स हमने समझ गए कि पेरेंट्स का सपना एक अच्छे सम्मानजनक, एक कलेक्टर आया तो गांव में बहुत सम्मानजनक पद था। तो वो उस तरह से जो पेरेंट्स का सपना वहाँ से हमारे दिमाग में बैठ गया कि पेरेंट्स का सपना है। मतलब एक कलेक्टर को देखने के बाद आपको लगा कि हमें इस तरफ आगे जाना चाहिए, अच्छी जॉब है ये। तब यूपीएससी के बारे में शायद आपको नहीं जानकारी रही होगी। बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जस्ट 10th पास था कि ये ऊपर परीक्षाएं होते हैं हम मानते थे, बट कि उसका प्रक्रिया क्या थी वो सब ये बिल्कुल जानते नहीं थे। बड़ी प्रॉब्लम भी आई होगी, पिताजी तो आपके फार्मर थे, मुझे लगता है सरकारी नौकरी में शायद घर पे उस वक्त कोई नहीं था या था? हाँ, नहीं, कोई नहीं थे। तो एक मेरे बड़े भाई थे, बस वो अपने परिवार को उन्हीं के लिए, वो जो क्लेरिकल कैडर में थे, और फिर बाद में फिर वो अपने व्यस्तता में अपने परिवार के लिए थे। फिर हम फिर बाद में इंजीनियरिंग हो गए, तो हमको भी वहाँ के अलाइड पीसीएस में हो गया था। तो अलाइड पीसीएस में हम जॉब करते हुए तैयारी किया है। तो जॉब करते हुए जो सेल्फ का जो खर्चे उठाते थे और परिवार के जो पेरेंट्स को थोड़ा सा बैकअप कर लेते थे, और वो सेल्फ सफिशिएंसी थे, उनको कोई हमसे आवश्यकता नहीं थी। बट हमारे जो रिक्वायरमेंट को भी जॉब करते करते पढ़े करके हम अलाइड पीसीएस में भर्ती हो चुकी थी तब तक के लिए। और फिर हमने तैयारी किया। फिर तैयारी करने के बाद में फिर हम जो पहले राउंड में ही मतलब प्रीलिमिनरी पास हो गए थे, और मेंस की तैयारी भी नहीं कर पाए थे, तो फिर मेंस नहीं हो पाया। तो सेकंड में मेंस भी क्लियर कर लिए थे, इंटरव्यू चले गए थे। और तो ये इंटरव्यू में फिर वो ग्रुप बी सर्विसेज का उसमें लिस्ट में आया था, तो फिर उसमें हम ज्वाइन नहीं किए थे। फिर तैयारी करके, सीरियसली तैयारी करके थर्ड अटेम्प्ट में हमको फिर थर्ड अटेम्प्ट में आपने सफलता पाई। सर, दिल्ली, चूंकि जैसे आप बता रहे थे कि अलाइड पीसीएस में पहले ही स्टेट में आपका हो गया था, तो आपने तैयारी वहीं घर पे रह के की थी, या फिर अमूमन होता है ऐसा कि जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं तो दिल्ली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दिल्ली जाना, वहाँ तैयारी का अच्छा माहौल मिलता है? नहीं, हैदराबाद में रह करके किए थे। हैदराबाद में भी अच्छे माहौल था उस टाइम पे, जो माहौल था वहाँ जो भी उपलब्धता थी। अभी जितना वर्तमान में दिल्ली पूरा प्रदेश देश भर में पूरा दबदबा है दिल्ली में कोचिंग सेंटरों की, कुछ उस टाइम पे हैदराबाद में ही
हम लोग को जो परिचित वाले थे, जो जॉब करने के बाद में जितना टाइम बचता था उसी टाइम के भीतर हम लोग तैयारी कर लेते थे। एग्ज़ाम्स के दौरान हम लोग छुट्टी लगा के एग्ज़ाम लिखते थे। अच्छा सर, जब चूंकि 95 बैच है आपका, तो जब कार्डर अलॉट हुआ तो यूपी आपको मिला, तो सबसे पहला ख्याल क्या आया? यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, और चूंकि आप देखेंगे भौगोलिक रूप से भी साउथ से, तेलंगाना से उत्तर प्रदेश में बहुत भिन्नताएं हैं, तो सबसे पहला मन में ख्याल क्या था आपका? देखिए, जब कैडर अलॉटमेंट हो रहा था तो उस टाइम पे हमारी जो प्रक्रिया थी कि जो इसके रैंक के हिसाब से नहीं था, जो रैंडमली किया जाता था। रैंडमली मतलब जो कंप्यूटराइज हिसाब से। हमारे जो बैच का टॉपर था वो मणिपुर त्रिपुरा गया, पंजाब के रहने वाले थे। उस तरह से कोई रैंक से कोई मतलब नहीं था। और हम भारत दर्शन में थे, वैष्णवी देवी मंदिर में अंदर दर्शन करके बाहर आए, तब सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश कैडर का। तो उस समय में तो हमको ये ना, हिंदी क्षेत्र था, हिंदी में उतना कंफर्टेबल कमांड नहीं रहा था, कंफर्टेबल नहीं था। तो हम हिंदी में कैसे सर्वाइव करेंगे? सब हिंदी में, यहाँ कामकाज पूरा हिंदी में होता है। अन्य प्रदेशों में तो इंग्लिश में होता है, साउथ में तो पूरा इंग्लिश में होता है। तो वो समस्या महसूस थी, पर वो समस्या महसूस कर रहे थे शुरुआत में। धीरे धीरे से 1 साल 2 साल, तो 1 साल थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, कठिनाई रही है। फिर 1 साल के बाद में फिर कभी कोई कठिनाई नहीं रही है हिंदी में। और हिंदी एक अच्छी मतलब अच्छी भाषा है कि उसमें जो बोलते हैं उतना से लिखने का। और जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस होते हैं उसमें बोलने का एक होता है, लिखने का एक अलग होता है। तो वो टफनेस नहीं रहा है सर। 25 साल में जो डिफरेंट मैं देख रहा हूँ वो है कि शायद यहाँ जो पैदा हुए पले बड़े लोग हैं, यहाँ तैयारी किए, उतनी अच्छी हिंदी वो भी नहीं बोल पाते होंगे जितनी अच्छी अभी आप बोल रहे हैं। ये 25 साल का सफर है, डिफरेंस है आप। जो मतलब हम लोग जो मेहनत करके जो विशेष तौर पे काम काज के लिए सीखा था वही अभी काम आ रहा है। अभी गांव भी जाना होता है क्या? क्योंकि अक्सर होता है ऐसा कि बहुत सारे उसमें हम लोगों ने देखा ऐसा कि एक बार आदमी घर से निकल आता है, और ख़ास तौर पे अगर आईएएस की जॉब है, आईएएस की नौकरी है, तो फिर अगर इतना दूर गाँव क्षेत्र है तो थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है, लोग कम जा पाते हैं नौकरी की व्यस्तता की वजह से, धीरे धीरे मतलब कट भी जाते हैं एक तरह से जड़ों से अपनी। तो आपका क्या है, आप जाते हैं गाँव? हाँ, जाते हैं। अभी जब पेरेंट्स 4-5 साल तक पेरेंट्स थे, 5 साल से पेरेंट्स नहीं रहे, तब फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। पहले तो जब पेरेंट्स थे तो हर एक 2 महीने 3 महीने में ज़रूर जाते थे, भले 1 दिन के लिए जाते थे, ज़रूर जाते थे। जब जाते हैं तो वहाँ के जो विलेज वातावरण होता है उसका इमोशनली अटैचमेंट होता है। तो विलेज के आसपास के जो परिसर होते हैं, जो हिल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रैकिंग के लिए अभी भी जाता हूँ। पिछले महीने में जाने का अवसर मिला था। उसमें हमने जब 2 दिन रुके थे, दोनों दिन 15-15 किलोमीटर ट्रैकिंग हिल्स में हम ट्रैकिंग करने के लिए निकले थे। वहाँ के वातावरण को हमने पूरा एंजॉय करते हैं। वहाँ रहने के बाद में तो पूरा हम भूल जाते हैं, इतना हम इमोशनली अटैच्ड है उसका। और वहाँ हमारे जब भी प्रॉपर्टीज है तो लगातार हम जाते रहेंगे। और उसका जन्मभूमि को तो वो तो लगातार नहीं भूलेंगे, लगातार उससे जुड़े रहेंगे। हमारा ब्रदर्स भी रहते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था आपके बारे में, तो ये भी मुझे अच्छा लगा जब मैंने जाना आपके बारे में कि आपका बैकग्राउंड भले ही इंजीनियरिंग का रहा हो, लेकिन साहित्य में आपका बड़ा लगाव मैंने देखा। तो ये साहित्य में लगाव जो है कैसे आया? चूँकि आपकी पत्नी जो है वो जर्नलिस्ट भी हैं, तो ये मतलब पत्नी की वजह से लगाव आया कि आपके साहित्य की वजह से वो जर्नलिस्ट बन गई? देखिए, साहित्य मतलब ज़्यादा कोई बड़े से कोई विशेष कविताएं वगैरह नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी कहानियों में, किताबों में, उस पर इंटरेस्ट जो शुरुआती रही है हिंदी में। और अपने मातृभाषा में तो हम लोग जो किताबें पढ़ने, नॉवेल्स पढ़ने, वो सब पढ़ने का रहता है। साथ साथ हिंदी में भी वो पढ़ने के बाद में बहुत सरल, अच्छा, मधुर भाषा है, तो उससे धीरे धीरे से अपने आप मन लगता गया है। तो अभी हम कोई स्वयं कविता लिखने लायक तो है ही नहीं, फिर भी हम लोग कविताओं को मत समझ जाते हैं और पढ़ने में अपने आप इंटरेस्ट बन गया था। अच्छा सर, 1995 चूँकि आपका बैच है, ज्वाइनिंग है, और अब एक लंबा समय 25-26 साल का वक्त हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश को आपने किस तरह से अनुभव किया? मतलब आप चूँकि उत्तर प्रदेश के थे नहीं, नौकरी के बाद आए, तो अब तो यहाँ घुल मिल ही गए हैं, लेकिन कैसा अनुभव रहा ये उत्तर प्रदेश का आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डाइवर्सिटी है, जो समस्याओं के जो विविधता है, तो वो काम करने के लिए का अच्छे अवसर है कि उसका आपको जो काम करेंगे संतुष्टि भी समय समय पे मिलता रहता है। जो फील्ड में जब हम काम करते थे
उसका रिजल्ट्स भी मिलता था, संतुष्टि, कार्य की संतुष्टि, जिस कारण से हम सेवा में आए हैं, जिस मन से जो हमने कुछ कर दिखाएंगे, कुछ अंतर दिखाएंगे, तो वो हम कुछ हस्तक्षेप करते थे, कुछ काम करते थे, कुछ इनिशिएटिव लेते थे, वो होता गया, करते गए और रिजल्ट निकलता गया। तो उसके उसी एनर्जी से, वही ऊर्जा से हम आगे की जो असाइनमेंट्स की योजना, उसी में ऊर्जा मिलता था। और जो जनता की भी प्यार मिलती थी हम लोग को, जहाँ भी काम करते थे जनता उसको आदर करती थी, जनता उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड भी करती थी। उसके चेहरे पे दिखता था कि हमको उसका संतुष्टि का, जो उसका किसी का काम हो जाता है तो उसका, हाँ, वो उसी को हम एनर्जी के रूप में हम इस्तेमाल करके, हमारा अगला दिन का एनर्जी है आज के कुछ लोग का काम, तो जो जेन्युइन काम, जितने भी काम हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके चेहरे पे कभी 10 साल 20 साल से नहीं हुए काम को, उसको होते ही लोग के चेहरे में जो आनंद था, उस आनंद ही देख करके हम लोग को अनुभव किया है, उस आनंद को अनुभव करते हुए अच्छा आगे बढ़े। आप तो बहुत सारे जिलों में, लगभग 6 जिलों में आप जिलाधिकारी के रूप में रहे, 3 मंडलों में आपने एज कमिश्नर रहे। उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि आप पूर्वांचल में जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग मिलेगा, अब उसकी जगह आप बुंदेलखंड जाएंगे तो अलग रहेगा, पश्चिम जाएंगे तो थोड़ा सा और डिफरेंट मिलेगा। तो ये अनुभव कैसा रहा लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का, या जो समस्याएं हैं वो पर्टिकुलर एक ही जैसी समस्याएं आपको मिलती हैं, या समस्याओं में भी भिन्नता होती है? नहीं, काफ़ी समस्याओं में जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट के भी जो समस्याओं में अंतर रही है, डीएम्स रहे थे, तो हर एक असाइनमेंट हमारे लर्निंग के लिए एक अवसर था हमारे लिए। और जो ईस्ट, वेस्ट और बुंदेलखंडों में विभिन्न प्रायोरिटीज़ अलग अलग थी, और किसी जगह प्रायोरिटीज़ को, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रायोरिटीज़ जो जनता में स्ट्रगल था, और किसी जगह में मूलभूत सुविधा से संतुष्टिकरण थे। तो वो उस तरह से जो वेस्टर्न यूपी में यहाँ के सापेक्ष में वो काफ़ी संपन्न, मतलब जो हमने देखे ईस्टर्न से ज़्यादा संपन्न है, और उसका पर कैपिटा इनकम भी उनका ज़्यादा भी है, औसत भी ज़्यादा है, और उस तरह से अंतर तो रहा है। और बुंदेलखंड में उसका प्रायोरिटीज़, जो लोगों का जो प्रायोरिटीज़ होते हैं किसी समस्याओं का, कुछ जनपद में होल्डिंग्स बहुत कम रहता है, एवरेज होल्डिंग्स कम रहता है, कुछ जनपदों में एवरेज होल्डिंग ज़्यादा रहते हैं, और कुछ जगहों में जो इकोनॉमिक, मतलब ना कि सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी रिक्वायरमेंट रहती है। उस तरह से विभिन्न जनपदों में, विभिन्न मंडलों में अलग अलग तरह की समस्या देखी है। और उसे एक और बड़ा अच्छा आपके बारे में जानकारी थी, बड़ी अच्छी, उसको भी मैंने पढ़ा, और चूंकि मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पढ़ी। तो एज ए कमिश्नर जब आप रहे, या एज ए डीएम रहे, जहाँ भी रहे, गोरखपुर रहे, आजमगढ़ रहे, बरेली रहे, यहाँ तो आपने एज ए कमिश्नर काम किया लंबे समय तक। लेकिन ऐसे कि कोई जांच होती थी शासन या प्रशासन स्तर की, अगर आपके क्षेत्र की है, तो लोग आपसे ही प्रेफर करते थे कि आप उसको जांच करें, तो जांच निष्पक्ष होगी, निष्पक्षता से होगी। तो आखिर ये विश्वास कैसे जमा लोगों का, या क्या वजह थी कि लोग आप ही से जांच करवाना चाहते हैं किसी मामले की? ये भी हो सकता है कि हम जो ना न्यूट्रलिटी के, अन्य के सापेक्ष में हम न्यूट्रलिटी, क्योंकि यहाँ के मतलब ना कि यहाँ के ऑफिसर्स जो होते हैं ना, कि कोई ना कोई वो भले निष्पक्ष भी कर रहा होगा, हाँ, उनके तो मन में आ जाएगा कि ये तो यहीं के हैं, उस तरह से रहा होगा। एक तो ये है कारण, प्लस हमने उसका लॉजिकली तो सही का सही, गलत का गलत हम कहते थे, और उनको भी आप इस तरह से गलत हुए थे, जिसके कारण ये कठिनाई, ये क्षति हुआ है, तो इसके लिए दंडनीय है करके ऐसा भी हमने, तो जो वो भी संतुष्ट हो जाते, सर आपकी मजबूरी है तो सही बात लिखने का आपका विकल्प रहता करके, वो अधिकारी भी जो लिखने के बाद में भी वो कभी हमसे नाराज नहीं रहते थे जनरली, तो उनका उम्मीद रहता था। बट निष्पक्षता का तो वही है कि भाई इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में कोई ना कोई चीज़ें जांच करते हैं, हाँ, जो जांच करते हैं, और उसको पूरा सुनवाई का अवसर देते हुए। अच्छा सर, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आप लोग आपसे जुड़े हैं जानना चाहते हैं आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। आपने जो है जब यूपीएससी क्रैक किया था तब उसके बाद शादी की थी, या उससे पहले शादी हुई थी? मैं जो यूपीएससी के जो मेन एग्ज़ाम्स लिखने के बाद में इंटरव्यू से पहले हमने शादी किया था।
तो पहले से मतलब पता नहीं था उस समय आपके ससुराल वालों को भाई होगा भी कि नहीं होगा, वो हाँ, तो हम ऑलरेडी सर्विस में थे, वो ऑलरेडी सर्विस में Allied में थे। उससे पहले और कई सारे सिलेक्शंस भी आ चुके थे हमको, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मार्केटिंग मैनेजर था, आरबीआई में और नाबार्ड में भी हमारे जो ग्रेड 2 ऑफिसर्स का वो भी था, ऑफर्स थे मेरे पास। बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर थे, बट उससे अच्छा हम ऑलरेडी सर्विसेज में हम थे वहाँ, तो इसीलिए हम मैरिज वगैरह वहाँ सब हो चुके थे। और ये हम इसके बाद में आगे यही अटेम्प्ट करके फिर हमने इसके बाद में नहीं लिखेंगे करके फिर मेंस एग्ज़ाम लिख के हम शादी कर लिए हैं। और इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू के लिए आए थे, इंटरव्यू के फिर बाद में सिलेक्शन हो गए। और वो खुद वाइफ खुद होम्योपैथी डॉक्टर है, एमडी है। लिखने का शौक है सर बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, वो लिखने का शौक़ है। और हम लोग का जो थोड़ा सा कल्चर, वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में थोड़ा सा अंतर रहती थी, मन की बात कहाँ कहे करके वो भी लिखने का कुछ वो थी, तो कुछ एक प्रेस के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, हाँ पर्सनल डायरी के लिए लिखे, कोई फ़ायदा नहीं डायरी के, तो कम से कम बाहर लिखे तो वो काफ़ी अच्छा क्लिक हो गया। तो तब वो उस तरह से करके अभी आज के डेट पे राज्य स्तरीय मान्यता पत्रकार भी है। और जो सोशल सर्विस भी साथ साथ है, उनको गवर्नमेंट जॉब भी आया था, तो बच्चे छोटे थे तो उसको हमने छोड़वा करके फिर हम सेल्फ वो करने का, सेल्फ अपना प्रैक्टिस खुद का, हाँ खुद करने का, राइटिंग करने का, प्लस सोशल सर्विस का। अभी रेड क्रॉस के काम 25 साल से कर रही है। अभी इलेक्शन होता है तो उसमें जनरल सेक्रेटरी का, यूपी के जनरल सेक्रेटरी, यूपी चैप्टर के, यूपी रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी है। और कोई ना कोई सोशल सर्विसेज काम करती थी। इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल के भी सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है वो। और उस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो संस्था जुड़ी रहती है, काम करती रहती है। अच्छा सर, चूँकि लंबा वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश में काम करते हुए आपको, और इस नौकरी का भी एक लंबा अनुभव है, कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसा कुछ हुआ हो नौकरी के दौरान कि आपने किसी की मदद की हो या मदद करने से चूक गए हो, जिसकी जो आपके मन मस्तिष्क में जिसकी छाप हो, जो आपको रह रह की चीज़ें याद आती हों या कोई याद दिलाता हो, तो ऐसा कोई वाकया है जो शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, हमने तो सबसे पहली पोस्टिंग में ये गलती किया था, वो गलती बाद में कभी नहीं किया है। हमने एक त्रुटि किया था कि जो एक जगह के जो एक तहसील मुख्यालय था, वहाँ मेन रोड से 12 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ उसको डग्गा मारी चल रही करके हमने सब चीज़ें बंद करा दिया था। बसें उसे जो चलती हैं, टेम्पो और नहीं, वो सब डग्गा मारी के रूप में सब वही वाला ट्रांसपोर्टर का साधन था। और उसको हमने सब, वो सब अवैध था करके हमने सब बंद करा दिया था। पहली पोस्टिंग में थी मेरी पहली पोस्टिंग। फिर बाद में एक व्यक्ति ने किसी को, कोई पेशेंट को 10-12 किलोमीटर से पैदल चलता हुआ वो खटिया पे 2-4 लोग मिलकर के पेशेंट को ले जाते हुए, बीच में हमने उसको रोक करके देखा, तो पूछा कि क्यों ऐसा ले जा रहा है। तो वो हमारा परिचय नहीं दिया, तो वो कहा कि ये अभी एक कोई नया लड़का आया है, एसडीएम आया है, आ करके वो सब बसें बंद करा दिया, नहीं तो हम पेशेंट को ले नहीं जा रहे, तो हमारा कोई विकल्प नहीं था। तब वो हमारे लिए उस दिन रात में वो तब सोए नहीं है। तो फिर बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से, मतलब एसडीएम थे, तो डीएम से रिक्वेस्ट किया कि रोडवेज की बसें चल जाए यहाँ। तो रोडवेज की बसें एक दिन चली, फिर बसें चली नहीं, फिर जनता की समस्या यथावत रही है। तो उस बात का गिल्टी फील होता है। गिल्टी फील के कारण भैया अभी मेरे खिलाफ जो भी आक्षेप लगने दिया जाए, अभी जो चला लो, नहीं तो व्हीकल में हम लोग रोडवेज की बसें भी नहीं दे रहे हैं, और लोगों को जाने के लिए 12 किलोमीटर जाने के लिए हम जो पब्लिक के लिए चला लो, बट सिस्टम ज़्यादा मतलब फिटनेस रहे सभी गाड़ियों का, तो उस तरह से देख करके चलाने के लिए मजबूरन में फिर हमको हाँ कहना पड़ा था। तो उसके बाद में फिर हमको अखबार वाले लिखा कि एसडीएम साहब ने फिर बंद कर दिया तुरंत, फिर खोल दिया है, तो एसडीएम साहब से मतलब हो गई है। फिर बाद में पता चला कि वहाँ के कुछ लोग उन लोगों से हफ्ते बांधे हुए थे, तब ये सब चीज़ें पता चला। तो ये गलती फिर बाद में कभी नहीं किया है। और हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, तो किसी बस को सीज भी करना पड़ा था, उसको वैकल्पिक बस में यात्रियों को आगे भेजते थे, न कि यात्रियों को रोड पे छोड़ देते थे। तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए और बिना वैकल्पिक, तो प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट वही होता है कि जनता को असुविधा न हो जो सरकारी काम करते करते। एक तो ये गलती से हमने सीखे हैं। वो कभी हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एमडी यूपीएसआरटीसी लगभग 3 साल रहे थे,
तो उस दरमियान वो हमें काफ़ी अनुभव काम आया है कि उसके कारण हम जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होने दिया। एक आदमी का ऐसा कोई दिक्कत हुआ तो हमारे लिए और बहुत कष्ट होता था, तो उसका रिपीट नहीं होने दिया है। ये और साथ साथ हम जब उसी एसडीएम के पहली पोस्टिंग में तो कोई व्यक्ति का अवैध कब्जा करके उसी व्यक्ति में गांव के किसी को मजदूर को उससे काम कराते थे उसी खेत में, तो अवैध कब्जा को, दबंग व्यक्ति को अवैध कब्जा छुड़ा करके उन्हीं लोगों को हमने पट्टा करा जो दिया। काम करते थे वहाँ काम करते थे उन्हीं लोगों को पट्टा करा दिया है। और वो पट्टा आज तक उसमें एक आध सज्जन अभी 20-25 साल लगातार प्रत्येक वर्ष आते थे कि सर आपने हमको उसका मालिक बना दिया था, तो उसमें मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरे स्कूल उसको हो रहा है करके लगातार आ रहा था। पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, बट वो लगभग 20-24 साल तक लगातार आते रहे। जब एसडीएम वहाँ से ट्रांसफ़र होके बाहर आ गए थे, आते रहे। वो एक हमारे लिए एक ऊर्जा, मतलब एनर्जी टाइप के रहा। तो ऐसे काम एनर्जी देते हैं भाई कि एक आदमी ने प्यार के लिए, इतना प्यार उसको मन में है कि इसका थैंकफुलनेस रहा है। और साथ साथ उसी ऊर्जा से हमने जहाँ जहाँ डीएम रहे थे, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू के लिए, ये जो इसका पट्टे के लिए गरीब लोगों को सेटल कराने के लिए, उसी हम बाराबंकी में डीएम रहे थे। 51,000 लोगों को एक साथ एक ही अभियान चला करके पट्टा कराए थे। और पट्टा तो बहुत सारे हुए थे, बट हम ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए पूरा पारदर्शिता के साथ में, तो तहसील मुख्यालय में सब बाराबंकी में डीएम के नाते सब वो काम कराया था। जहाँ भी डीएम रहते थे इस तरह से हम लोग हस्तक्षेप करके कराते थे। अच्छा सर, कभी नौकरी के दौरान चूँकि ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो पूरा पॉलिटिकल होता है, तो कभी आपको नौकरी के दौरान कोई ऐसा महसूस हुआ कि पॉलिटिकल प्रेशर में भी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, या ना चाहते हुए भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब चूँकि एक सिस्टम ऐसा है कि उस तरफ आपको करना पड़ता हो? क्या ऐसी भी स्थितियाँ आई क्या? आप जवाब देना चाहें तो। नहीं, हाँ ठीक आई है। तो हमारे जो लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट में 6-6 महीने से ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहा है, उस टाइम पे हम ना जनप्रतिनिधियों को मतलब किस तरह से उनसे बात करने से, संवाद करने में, वो खाली हम सही काम नहीं है कह देते थे। उनके साथ में लोग आते थे, वो लोग ऑफेंड हो जाते थे, वो विधायक जो लोग जिद कर लेते थे तो ट्रांसफ़र करा देते थे। तो उस तरह से हमारे 5-6 महीने 3 डिस्ट्रिक्ट के में लगभग 6 महीने से ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहा है। तो फिर बाद में हमको कोई एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि भैया आप उसको गलत काम न करें, परंतु उसको संवाद करेंगे, विधायक जी ऐसा गलत काम नहीं हो पाएगा हमसे, तो इसको जो गलत काम नहीं हो पाएगा आप उसको प्यार से समझा दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर बाद में हमने उसको व्यावहारिक रूप में समझाते रहे, तब हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं रहा। फिर बाद में लगभग 1.5 साल हमने बाराबंकी में रहा, और देवरिया में भी लगभग 1.5 साल रहा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो पहले को समझना ना समझी का बात थी, तो उस टाइम पे धीरे धीरे से सर्विस बढ़ती गई, मैच्योरिटी बढ़ती गई है। और बाकी जो जनप्रतिनिधि को बात सुनना, एक और अधिकारी ने कहा है जनता को सुनने की बात ना, जो जनता जनार्दन हम क्यों मानते, जनता के प्रतिनिधि है, वो 1 लाख 2 लाख लोगों को प्रतिनिधि होते हैं, नहीं 10 लाख लोगों को प्रतिनिधि होते हैं विधायक। तो उनकी बात सुनने में तो उनके 10 लाख लोगों को सम्मान करने के बराबर हैं। ये मान लिया जाए, उसको व्यक्ति ना मान ले, उसको उनके प्रतिनिधि मान लो, तो कुछ समस्या अपने आप खत्म हो गया। ये बड़ी बात है। हाँ, अभी भी हमें कभी कोई समस्या नहीं रही है, किसी जनप्रतिनिधि से कभी कोई समस्या नहीं रही है। अच्छा सर, चूँकि लगातार सामाजिक परिवेश बदलते गए, 25 साल का दौर काफ़ी लंबा दौर होता है, तो तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन बनी, तमाम अलग अलग पार्टियों की सरकार आई, बहुत सारी चीज़ें बदली, इसमें कुछ बदलाव देखते हैं क्या आप एज ए IAS, एज ए ब्यूरोक्रेट? नहीं, हमको तो देखो ऑफिसर्स कहीं भी हो, न्यूट्रलिटी, मतलब ना कि जो अपने काम करते जाए तो उनको कभी कोई समस्या नहीं रहती है। अपने काम अपने जो न्यूट्रलिटी से, तो किसी व्यक्ति को देख करके हम अपने निर्णय बदल दे, वो फिर वो ऐसा चीज़ करने पे ही वो समस्या आती है। ऐसा नहीं, न्यूट्रलिटी से काम करते जाए, किसी भी सरकार में कोई कठिनाई नहीं है। वो तो डेमोक्रेटिक सेटअप है। आज के डेट पे कुर्सी पे कोई बैठे हैं और कल कोई बैठेंगे, बट कोई भी बैठेंगे, उनका उद्देश्य यही होता है जनता की जो भलाई का काम, योजना, जनता के भलाई के लिए काम करते हैं, और अपने संभव प्रयास उनका होना चाहिए उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हम लोग नियम को न तोड़ते हुए, नियमों को और जो व्यवस्थाओं के भीतर अधिक से अधिक काम कराने का ही काम होना चाहिए।
चलिए नायक सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो के रवींद्र नायक साहब हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में सामान्य प्रशासन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और लगातार जिस तरह से इन्होंने एक तरह से बेबाकी से, आप कहिए बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और लगातार हम पावर फाइल्स के माध्यम से और भी कई ऐसे जो चर्चित अधिकारी हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।